आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। तो देखिए, आज मैं आपके सामने एक नए वीडियो में जो है स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यहाँ पे आया हूँ। और ये इसमें जितने भी स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं वो कभी न कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करते हैं जो कभी न कभी पूछे गए हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पहला भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या बेंगलुरु में? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। अब देखिए, कोलकाता में कब की गई थी? तो ये है 13 नवंबर 1961 को, 13 नवंबर 1961 को। और उसके बाद कहता है कि ये किसके द्वारा की गई थी? तो कहता है कि जो योजना आयोग है उसकी सिफारिश पर हमारे जो उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता। आज का अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा या रेड रेखा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी कि मैकमोहन रेखा इसका सही आंसर है। देखिए, मैकमोहन रेखा जो है वो हेनरी मैकमोहन, किसके द्वारा? हेनरी मैकमोहन, इनके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। और ये जो है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। अगर बात करें भारत और पाकिस्तान की तो वो है ये रेड क्लिफ रेखा जो गुजरात में है। और किसके किसके साथ है? तो इंडिया और पाकिस्तान के साथ में है। फिर कहता है अगर डूरंड रेखा की बात करें, यानी ऑप्शन नंबर सी की बात करें, तो ये है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान। ये देखिए, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मैकमोहन रेखा, ये देख रहे हैं, ये जो है सो आपको चाइना के साथ इंडिया का बॉर्डर लगा हुआ है। और रेड रेखा तो कुछ है ही नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच की सीमा है। ठीक है। आज का अगला प्रश्न है, भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या 35 वर्ष? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 21 वर्ष। अगर किसी की उम्र 21 वर्ष है और वो चाहता है कि पंचायत चुनाव लड़ें तो वो लड़ सकता है। अब देखिए, पंचायत चुनाव जो है ये सबसे पहले आपको राजस्थान से शुरू हुआ था। राजस्थान का जो नागौर ज़िला था वहाँ से ये शुरू हुआ था। और कहता है कि पंचायत चुनाव में कुल 3 स्तर के होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला जो होता है वो होता है ग्राम पंचायत। क्या होता है? ग्राम पंचायत। फिर उसके बाद होता है पंचायत समिति, पंचायत समिति। और तीसरा जो होता है वो होता है जिला परिषद। तो ये 3 तरह के लेवल हैं इसमें। तो आप ध्यान रखिएगा कि पूछा गया है कि पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो वो है 21 वर्ष। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में किन 2 ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से इसका जो सही आंसर है वो है बुध और शुक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए, बुध और शुक्र जो हैं इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। लेकिन अगर आप बात करते हैं जैसे बृहस्पति की, तो ध्यान रखिएगा बृहस्पति का जो है सबसे अधिक, यानी कि 92 उपग्रह हो गए हैं। पहले जो सो ये कम थे लेकिन ये बढ़ गए हैं। शनि की बात करें तो इसके जो सो 82 हो गए हैं, 82। फिर अरुण की बात करें, अरुण की तो कहता है कि अरुण का जो है सो 27 हो गया है। वरुण का जो है वो 14 हो गया है। और उसी तरह से पृथ्वी का एक उपग्रह है। आप जानते हैं पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। और उसी तरह से कहता है मंगल का जो है वो कितने हैं? 2 हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो सही आंसर है कि किसके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो कहता है कि बुध और शुक्र ये 2 ऐसे ग्रह हैं सौरमंडल के जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। और ध्यान रखिएगा अभी जो है कुल 8 उपग्रह हैं हमारे सौरमंडल में। पहले 9 हुआ करता था, इसमें से प्लूटो को हटा दिया गया है। आज का अगला प्रश्न है, दिल्ली का सुल्तान कौन था
जिसे भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बनाने के लिए जाना जाता है। यानी कि भारत में जो है बहुत सारे नहर का निर्माण जो है उसने किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। ये जो है तुगलक वंश का तीसरा शासक था। ये 1351 से लेकर के 1388 तक जो है शासन किया। और कहता है कि इसने 4 नए शहर भी स्थापित किए थे। कौन कौन शहर? तो कहता है कि फिरोजाबाद, ध्यान रखिएगा, फिरोजाबाद, फिर जो है जौनपुर, फिर तीसरा कहता है हिसार, और चौथा कहता है फतेहाबाद। तो ध्यान रखिएगा कि इसने ये 4 नए शहर की स्थापना भी की थी। फिर कहता है कि आखिर ये गयासुद्दीन तुगलक जो है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ये जो है सो आपका संस्थापक था तुगलक वंश का। चूँकि देखिए इसके लास्ट में भी तुगलक लगा हुआ है, ये तुगलक वंश का संस्थापक था। और फिरोज शाह तुगलक ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर की स्थापना की थी, यानी शुरुआत की थी। सबसे पहले जो जजिया कर लगा था ब्राह्मणों पर, वो जो सो इसी फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। यहाँ देखिए फिरोज शाह तुगलक की ये तस्वीर है। फिर यहाँ पे आपका जो है मोहम्मद बिन तुगलक का और गयासुद्दीन तुगलक का, ये देखिए ये पहले संस्थापक थे। यही आपका है तुगलक वंश, ठीक है। और ये तीसरे नंबर के संस्थापक थे। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक को भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बनाने के लिए जाना जाता है, ठीक है। आज का अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मौलिक अधिकार की रक्षा की जाती है? अनुच्छेद 31, 32, 33 या 34? तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 32 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है, इसी को जो है तो कहा जाता है कि ये अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। अच्छा, इसको जो है और किस नाम से जानते हैं? तो इसको संविधान की आत्मा व हृदय इस नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपके कुल जो भी 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, अगर उसमें से किसी का हनन होता है तो आप सीधा जो है सो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। अगर किसी का भी हनन हो रहा है तो ध्यान रखिएगा, आपके जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो इस अनुच्छेद 32 यानी कि इस अनुच्छेद में जो अधिकार दिया हुआ है उसके बिना बाकी के सभी मौलिक अधिकार आपके बेकार हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं या आप कोर्ट की शरण में नहीं जा सकते हैं, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि उसकी रक्षा कौन करेगा? तो अनुच्छेद 32 जो है वो मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। अच्छा, हमारे कुल जो 6 मौलिक अधिकार हैं उसमें से कहता है कि किस से कितना अनुच्छेद तक है। तो का ध्यान रखिएगा, हमारा जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 32 से लेके अनुच्छेद 35 तक है, ठीक है। तो कहता है कि अगर ये अधिकार नहीं रहता, अनुच्छेद 32 के तहत हमको नहीं मिला रहता, तो फिर बेकार था अन्य मौलिक अधिकार, ठीक है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल के मैदान के बीच का आयाम क्या होता है? देखिए, फुटबॉल के बीच जो मैदान है उसके बीच का आयाम कहने का मतलब है कि डायमेंशन, यानी कि लेंथ क्या होगा, ब्रेथ क्या होगा। ध्यान रखिएगा कि फुटबॉल का जो मैदान होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, यानी आयताकार शेप में होता है। और इसका जो है चारों तरफ जो है आपको एक निशान लगाया जाता है कि कहाँ से कहाँ तक इसकी सीमा है, कहाँ से कहाँ तक ये ग्राउंड है। और कहता है कि इसका जो डायमेंशन है, आयाम है, वो कितना होता है, यानी कि इसका लेंथ, यहाँ देखिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं फोटो में, ये आपका इसका ब्रेथ हो गया और इधर जो सही ये वाला आपका लेंथ हो गया। तो कहता है इसका लेंथ कितना होता है और ब्रेथ कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर है, यानी कि इसका जो लेंथ है वो आपका 105 मीटर होता है, 105 मीटर, और ब्रेथ जो होता है वो 68 मीटर होता है, 68 मीटर। तो ध्यान रखिएगा फुटबॉल के मैदान के बीच का आयाम क्या होता है, 105 मीटर गुने 68 मीटर। आज का अगला प्रश्न, एनाकोंडा किस प्रकार के वन में पाया जाता है? ये देखिए, ये जो एनाकोंडा है ये किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो कहता है कि ये जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन
कहाँ पे होता है, इसका क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो थोड़ा सा देखते हैं। तो कहता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उसको कहेंगे जहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है वो कहता है कि 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होता है, 200 सेंटीमीटर प्लस अगर वहाँ पे एनुअल रेनफॉल हो रहा है तो उसको हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उसके बाद कहता है कि यहाँ के जो वृक्ष होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, यहाँ के जो पेड़ होंगे वो कहता है कि 60 मीटर प्लस होते हैं, यानी 60 मीटर से भी ज़्यादा बड़े होते हैं। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 20 से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर होता है। और उसके बाद कहता है ये जनरली भारत में कहाँ पाया जाता है, तो कहता है कि पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार में। देखिए ऐसे मान लिया आप इंडिया का ये मैप है, तो आपको जो पश्चिमी घाट है ये वाला जो रीजन है, ये सब रीजन में ये सब जो सो पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि एनाकोंडा जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न कहता किस भारतीय वंश ने भारत से यूनानियों को खदेड़ दिया था, यानी कि कहता है कि यहाँ पे कुल आपको 3 वंश दिए हुए हैं, तो कहता है इनमें से किस वंश ने भारत से यूनानियों को खदेड़ दिया था। तो कहता है क्या गुप्त वंश, मौर्य वंश, वर्धन वंश या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौर्य वंश जो है वो एक भारतीय वंश था जिसने यूनानियों को यहाँ से खदेड़ दिया था, यानी कि भारत से खदेड़ दिया था। अब अगर बात करें कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी, तो कहता है कि 321 ईस्वी में जो सो इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो कहता है चंद्रगुप्त मौर्य। किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, और ये कब किया था, तो 543 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद कहता है कि वर्धन वंश है, तो वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी, तो इसका जो स्थापना है वो पुष्यभूति ने की थी। और इसी वर्धन वंश में हर्षवर्धन जैसे महान राजा भी हुए। मौर्य वंश इसका सही आंसर है कि मौर्य वंश ऐसा भारतीय वंश था जिसने भारत से यूनानियों को खदेड़ दिया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है ING नहीं INC होगा, ये मिस्टेक है। INC के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो कहता है कि इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, उस समय इसके अध्यक्ष कौन बने थे। क्या दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है वो INC के संस्थापक अध्यक्ष थे। और INC की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में। और इसकी स्थापना में जो है एक बहुत बड़े A.O. ह्यूम नाम आता है जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो INC की स्थापना के समय अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको शॉर्ट में हम लोग WC बनर्जी कहते हैं, और ये एक भारतीय थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आज का अगला प्रश्न है किसे तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो कहता है कि क्या पोंगल को, पुथंडू को या फिर उगदी को या फिर ओणम को। तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही आंसर है वो है कहता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुथंडू को जो है सो तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। जैसे देखिए हर राज्य में क्या होता है ना कि अलग अलग तरह से नव वर्ष मनाया जाता है, अलग अलग समय में नव वर्ष मनाया जाता है। एक तो हमारा है ही जैसे इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को हम लोग मना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कहता है कि वैसा बात नहीं है। तो वो तो पूरा देश में मनाता है या पूरा विश्व में मनाता है, लेकिन तमिलनाडु में नव वर्ष जो है सो वो किस रूप में मनाया जाता है, तो वो होता है पुथंडू के रूप में, यानी कि इसका नाम जो है वो पुथंडू है। अब कहता है कि ये जो है आपको कब मनाया जाता है, तो हर साल जो है वो 14 अप्रैल के आसपास, यानी पिछले ही महीने अभी इसको मनाया गया है। उसके बाद अगर कहा जाए ये पोंगल, तो पोंगल जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, लेकिन किस तरह का त्यौहार है, तो ये एक फसल उत्सव है। क्या है, फसल उत्सव है। उसके बाद कहता है उगदी, उगदी जो है ये भी एक तरह का नया साल है, ये भी नया साल है, लेकिन ये कहाँ मनाया जाता है,
ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है सो आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, ये तीनों जगह जो है सो मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या था? ओणम। तो ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो ओणम जो है सो आपका वार्षिक फसल उत्सव है जो आपका केरल में मनाया जाता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुथंडू। आज का अगला प्रश्न है, किस लड़ाई में मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी? यानी कि ये जो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, हल्दी घाटी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर अलीवाल का युद्ध। तो ये कहता है कि इसमें से किस युद्ध में जो है सो आपका मुगल सेना ने भागीदारी नहीं लिया था, यानी मुगल सेना ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो कहता है कि ये देखिए, सबसे पहला ऑप्शन अगर बात करें हल्दी घाटी का युद्ध, तो ये कहता है कि महाराणा प्रताप और मान सिंह में हुआ था। किसमें? मान सिंह वर्सेस महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। तो ये कहता है कि कब हुआ था? तो ये जो है सो आपका 18 जून 1576 को हुआ था। उसके बाद अगर आप बक्सर की युद्ध की बात करें तो ये कहता है कि 1764 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो एक तरफ अंग्रेज था, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और दूसरी तरफ जो है तो संयुक्त रूप से मीर कासिम, फिर बंगाल के जो नवाब थे शाह आलम सेकेंड, ये सब के द्वारा जो है सो हुआ था। और तीसरा कहता पानीपत का युद्ध, ये तो बहुत फेमस है, और ये कहता है कि 1500 जो सो आपका 56 में जो है 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये कहता है कि आपका अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, अकबर वर्सेस हेमू। और कहता अलीवाल का युद्ध की अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी, तो इसका सही आंसर है कि अलीवाल का युद्ध में जो है सो मुगल सेना ने भागीदारी नहीं ली थी, यानी कि ऊपर के तीनों युद्ध में कहीं ना कहीं मुगल सेना जो है सो इन्वॉल्व थी, लेकिन अलीवाल का जो युद्ध था इसमें जो उसने भाग नहीं लिया था। और ये किसके किसके बीच युद्ध हुआ था? अलीवाल का देखिए, ये आप नया एक नाम सुन रहे होंगे, तो कहता है कि ये जो है 1846 में हुआ था। कब हुआ था? 1846 में। और ये कहता है कि किसके किसके बीच में हुआ था? तो इसमें जो है याद रखिएगा कि ब्रिटिश सेना भी थी। कौन कौन थी? ब्रिटिश सेना भी थी, और साथ ही साथ ये जो युद्ध हुआ था वो सिख खालसा सेना के बीच, सिख खालसा सेना के बीच जो सो ये युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? तो 1846 में। और किस तारीख को हुआ था? तो 28 जनवरी को हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी अलीवाल का युद्ध जो है इस युद्ध में ऊपर जो दिया गया है उस एकमात्र युद्ध में जो सो मुगल सेना ने भाग नहीं लिया था। ठीक है। आज का अगला प्रश्न है, 2023 के रणजी ट्रॉफी किसने जीती थी? यानी जो 2023 में रणजी ट्रॉफी खेली गई थी उसका विजेता कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सौराष्ट्र। तो बात करते हैं कि आखिर अगर ये विजेता था तो कोई ना कोई तो उप विजेता रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा, उप विजेता यहाँ पे जो सो बंगाल था। क्या था? उप विजेता जो सो आपका यहाँ पे बंगाल था। उसके बाद कहा जाए कि उसमें सौराष्ट्र का कप्तान कौन था? तो कहता है कि जयदेव उनादकट, जयदेव उनादकट जो सो उसका कप्तान था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये फाइनल कहाँ खेला गया था, तो फाइनल जो है आपका ईडन गार्डन में खेला गया था। जो ईडन गार्डन कहाँ पे है? आपका कोलकाता में है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि रणजी ट्रॉफी का पहला संस्करण कब हुआ था, यानी कि सबसे पहली बार जो है पहला संस्करण कहाँ खेला गया था, तो या फिर कब खेला गया था, तो याद रखिएगा ये 1934-35 में जो है सो इसका पहला संस्करण हुआ था। तो आपको अगर कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा ताकि आपकी समस्या को दूर किया जा सके। ये देखिए, जब टीम जीत गई थी सौराष्ट्र की, तब जो है सो उन्होंने ये फ़ोटो लगाया था, यानी कि जब कोई भी टीम जीतता है तो अपना ट्रॉफी के साथ जो सो फ़ोटो लगाते हैं। तो ये है, रणजी ट्रॉफी हर साल होता है और आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से
इस्पात संयंत्र जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी। देखिए, जो पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो वो क्या होता है, पंचवर्षीय योजना मतलब अगले 5 साल में हमारी सरकार क्या करेगी उसका निर्णय लेती है। एक पहले फिक्स करती है, लक्ष्य को निर्धारित करती है कि जो हमको क्या क्या करना है। तो कहता है यहाँ पे कि ये जो आपके यहाँ पे 4 दिए गए हैं, ये चारों जगह पे जो सो इस्पात संयंत्र हैं, लेकिन कहता है कि किसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी। तो कहता है क्या, बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर या राउरकेला। तो ध्यान रखिएगा इसमें कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यानी कि बोकारो, ये इसका सही आंसर है। बोकारो में इसको जो है सो सेल के नाम से भी जानते हैं, SAIL, ठीक है। और कहता है कि इसकी जो स्थापना है वो दूसरी नहीं बल्कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और किसकी मदद से हुई थी तो आप उस समय जानते हैं कि USSR यानी कि जो रसिया अभी है वही उस समय जो है भारत की स्थापना में यानी बोकारो की स्थापना में मदद किया था। उसके बाद कहता है भिलाई, अगर भिलाई की बात कर, अच्छा ये उससे पहले बोकारो में तो USSR ने मदद किया था, लेकिन कब ये स्थापित हुआ था तो 1964 में। उसके बाद अगर हम बात करें भिलाई की, तो भिलाई की भी स्थापना जो है ये 1955 में हुआ था, ठीक है। लेकिन ये किसकी मदद से हुआ था तो ये भी जो है तो आपका USSR की मदद से हुआ था, USSR यानी कि जो भी रसिया है। उसके बाद कहता है तीसरा ऑप्शन है आपका दुर्गापुर। तो दुर्गापुर में भी जो है तो आपको 1950 में, दुर्गापुर कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, तो 1950 में हुआ था। लेकिन ये किसकी मदद से हुआ था तो ये ब्रिटिश की मदद से हुआ था। और राउरकेला की बात करें तो ये जो है सो आपका जर्मनी की मदद से हुआ था। और कब हुआ था तो ध्यान रखिएगा कि ये जर्मनी की मदद से हुआ था। लेकिन इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो है सो सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत कारखाना भारत में लगा था। तो ये तीनों जो नीचे वाले ऑप्शन है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये तीनों के तीनों की स्थापना जो है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है बोकारो, इसकी स्थापना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत नहीं बल्कि तृतीय यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। अच्छा, भारत में जो पहला इस्पात का कारखाना था वो कहाँ लगा था तो आपको पता है कि भारत में जो पहला था वो 1907 ईस्वी में जो है आपका जमशेदपुर में लगा था, जमशेदपुर। और इसकी स्थापना किसने की थी तो जमशेद जी टाटा ने की थी। किसने की थी, जमशेद जी टाटा ने की थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए यानी कि बोकारो। उसके अलावा ये तीनों की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना, बोकारो तीसरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, नेपाल या थाईलैंड। तो इसका जो सही आंसर है कि सफ़ेद हाथियों की भूमि यानी वैसा देश जहाँ पे सफ़ेद हाथी जो सो मिलते हैं। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि सफ़ेद हाथी नहीं होता है, थोड़ा सा भूरा कलर का या फिर जो सो जैसा आप नॉर्मल देखते हैं वो होता है। लेकिन यहाँ कहता है कि सफ़ेद हाथी पाया जाता है। तो जिस देश में सफ़ेद हाथी पाया जाता है उसी देश को हम लोग सफ़ेद हाथियों की भूमि कहते हैं। और इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी यानी कि थाईलैंड, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग कंगारू देश भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कंगारू बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद क्यूबा की अगर हम बात करें तो क्यूबा को जो है सो चीनी का कटोरा भी कहते हैं, चीनी का कटोरा भी कहते हैं। और उसी तरह से नेपाल चूँकि हमारा पड़ोसी देश है, हमारा अभिन्न हिस्सा है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा गया था कि सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, तो वह ऑप्शन नंबर डी यानी कि थाईलैंड, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप यहाँ पे जो सो कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश कर सकता हूँ। और अगर आपको कोई भी तरह का दिक्कत हो बेहिचक आप पूछ सकते हैं, बेहिचक आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमें ये दिक्कत हो रहा है। आप जो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी आप जुड़ सकते हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप जो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।